गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू यू, नए वर्ष की शुभकामना। आज मैं एक डिफरेंट टाइप का लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। बहुत समय से आप लोगों की यह शिकायत रही थी कि द प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज या क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज से कोई लेक्चर नहीं आ रहा। इसकी वजह थी, आप जानते हैं कि 2021 में अपीयर होने वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे आउटसाइड जो मेरे चैनल से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनको मोटिवेट करना, उनके लिए वर्क करना, यही हमारी प्रायोरिटी रही थी हमारी पूरी टीम की। अब मैं फिर उस पुराने लेक्चर पर लौट रहा हूं। आज जो मैंने थीम चुना है वो थीम बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, लेकिन मैं समय से थोड़ा लेट हूं। जैसे हमारा थीम क्या है, देखिए, बांग्लादेश, हाउ डिड जिन्ना टू नेशन थियरी, जिन्ना टू नेशन थियरी टर्न इनटू अ थ्री नेशन थियरी। बांग्लादेश जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत त्रिराष्ट्र सिद्धांत में कैसे बदला। तो आप जानते हैं कि 16 दिसंबर 1971 साउथ एशिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि उस डेट को जब पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने पूर्वी पाकिस्तान या वर्तमान बांग्लादेश में अपने हथियारों का समर्पण किया था और इंडिया ने यह वॉर जीता था, तो अगर आप ऊपरी तौर पर देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह इंडिया और पाकिस्तान का मामला था। नहीं, यह मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था। इस मुद्दे में दुनिया की महाशक्तियां इन्वॉल्व थी। सुपर पावर्स, रशिया, यूएसए, चाइना भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। ये साउथ एशिया के पॉलिटिक्स पर पूरे वर्ल्ड की निगाह थी, यूएनओ की सक्रियता थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मान सकते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब लिबरेशन ऑफ नेशन यानी राष्ट्र को स्वतंत्र होने की प्रक्रिया चली थी, सो दिस इवेंट ऑफ 1971, द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, इज सपोज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यह विश्व इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल घटना मानी जाती है। लेकिन माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कुछ मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से, कुछ घरेलू कारण से और कुछ अपने स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट के कारण मैं यह लेक्चर लेकर 16 दिसंबर को नहीं आ सका, उस रेड लेटर के दिन। मुझे इस बात का अफसोस है। आज 15 डेज लेट से मैं आपके सामने उपस्थित हूं, लेकिन यह लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट था कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। अब देखिए, हमारा मुख्य थीम क्या है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि इंडिया का पार्टीशन हुआ, पहला पार्टीशन 1947 में, लेकिन फिर पाकिस्तान जो एक सेपरेट राष्ट्र बना, वो अपने आप को अक्षुण्ण नहीं रख सका, वो अपने आप को प्रिजर्व नहीं कर सका। एंड फाइनली विल कम टू रियलाइज कि पाकिस्तान अंडरवेंट द सेकेंड सर्जरी एंड दैट वाज द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट बांग्लादेश। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था। तो अब सवाल खड़ा होता है, ऐसा क्यों हुआ। आपने ढेरों आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत सारे आपने मैगजीन्स में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर्स के भी, न्यूज़ से लेकर एडिटोरियल संपादकीय तक आपने पढ़ा होगा। मैंने भी देखा बहुत सारे, लेकिन मैंने वहाँ पर महसूस किया कि अधिकांश इन समस्याओं को लिया जाता है, पीछे से भी इन समस्याओं को लिया जाता है, वर्तमान तक भी लाया जाता है। हम आपको इसमें वर्तमान तक नहीं ला रहे, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि यह हमारा लेक्चर क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज का हिस्सा है। क्योंकि अगर हम वर्तमान तक इसमें समेटने का प्रयास करते तो हम अतीत की बहुत सारी बातों को छोड़ देते। यहां हम दिखाना चाहते हैं कि इतिहास में की गई किसी भी गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। एनी यू कैन से मिस्टेक और क्राइम कमिटेड इन हिस्ट्री हैज टू बी पेड और लायबल टू बी पेड। आपको चुकाना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट। यू कैनॉट, यू कैन से सिंपली, you can say just escape from the cycle of history। आप हिस्ट्री के साइकिल से अपने आप को escape नहीं कर सकते।
क्योंकि जो गलतियां की जाती है, जो निर्णय लिए जाते हैं, उस निर्णय की कीमत आने वाली पीढ़ी को चुकानी पड़ती है। द न्यू जनरेशन हैड टू पे द कॉस्ट ऑफ कि व्हाट आवर प्रेडिसर्स हैव टेकन द डिसीजन ऑन पर्टिकुलर इश्यू, दैट इज हिस्ट्री। इसलिए कहा जाता है हिस्ट्री के बारे में कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच संवाद का नाम है। हिस्ट्री इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। वी कैन नॉट डिनाई द रोल ऑफ हिस्ट्री एनीवेयर। हम जब वर्तमान में जी रहे होते हैं तो हमारे बोन में इतिहास होता है, हमें पता नहीं चलता। तो आप अगर देखेंगे तो पहला मुद्दा हमने यह उठाया कि राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग, जब भी लोग नेशन की बात करते हैं तो नेशन की पूरी प्रकृति को समझना आवश्यक होता है। वी आर सपोज टू रिकॉल कि द नेशन बिल्डिंग स्टार्टेड साइड बाय साइड द राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड नेशन बिल्डिंग जस्ट इमर्ज टू बी द ट्विन ब्रदर्स। जो हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है और जो हमारा नेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया है और जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो साइड बाय साइड चला है। क्योंकि जब भी राष्ट्र बना है तो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के साथ बना है। जैसे मैं आपको बताना चाहता कि आप अमूमन फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन से राइज ऑफ मॉडर्न नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को देखेंगे, आप राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को वहीं से देखेंगे। कैसे? एक खास समूह के लोगों ने, एक खास कम्युनिटी के लोगों ने अपने आप को एक नेशन के रूप में आइडेंटिफाई किया। और मान लीजिए पूरी कम्युनिटी ऑफ पीपल हैं और ये अपने आप को राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आपको इन सबों से, आपको इसमें एक राजी खुशी में इन्हें लाना पड़ेगा। मतलब यू आर सपोज टू परसुएड द अदर मेंबर्स। जब तक आप इन मेंबर्स को राष्ट्र में आने के लिए परसुएड नहीं कर पाओगे तो नेशन नहीं बनेगा। और वो द प्रोसेस ऑफ परसुएशन कैसे चलेगा? तो इनमें एक होने का भाव पैदा करना होता है। हम एक हैं, मीन्स कि अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ईच अदर। ये सेंस कैसे डेवलप करेगा? दैट इज रियली अ बिग चैलेंज। आप इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए बहुत तरह का तरीका अपना सकते हैं। आप उन्हें इतिहास का हवाला दे सकते हो, आप उनकी एक कॉमन सांस्कृतिक पहचान की बात कर सकते हो, आप उनकी भाषाई या ऐसी कोई नस्लीय पहचान की बात भी कर सकते हो। आप बहुत तरह के तरीके अपना सकते हो। लेकिन जब आप एक सांस्कृतिक पहचान की बात करोगे, यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ कल्चरल होमोजिनिटी। अगर आप कल्चरल होमोजिनिटी की बात करेंगे तो आपको इस बात के लिए सावधान होना पड़ेगा कि एक ग्रुप ऑफ पीपल उससे अलग अपने आप को महसूस ना करें। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल अलग महसूस करेंगे तो फिर आपका काम नहीं बनेगा, उल्टा उससे हार्म हो जाएगा। क्योंकि नेशन बनने के साथ ही सेपरेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। या आप अगर एथनिक नेशन बिल्डिंग करते हो, खास नस्ल समूह को एक खास राष्ट्र के रूप में अगर आप संगठित करना चाहते हो, तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बाकी नस्लीय समूह के लोग कट न जाएं। तो अब एक्चुअली यू शुड नो कि इन फैक्ट द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इज द वेरी सटल प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग। दिस डिनोट्स अ प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब है कि विभिन्न इंटरेस्ट ग्रुप के बीच, विभिन्न नस्लीय समूह के बीच, विभिन्न रीजनल आइडेंटिटी के बीच जब आप एक बैलेंस बनाकर उनके बीच यह भाव पैदा करते हो कि हम एक हैं, तो प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग होता है। तो मैं आपको बताना चाहता कि यह प्रोसेस पहले वेस्टर्न यूरोप में शुरू हुआ था। और वेस्टर्न यूरोप में शुरू हुआ था तो एक तो उनका साइज छोटा था, नंबर वन। टू कि उनमें उतनी कल्चरल एंड रीजनल डाइवर्सिटीज नहीं थी जितना एशियो अफ्रीकन या बाकी कॉन्टिनेंट में देखा गया। तो उन्होंने अपने आप को नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को उन्होंने अपने यहाँ शुरू किया और सक्सेसफुली उसे शुरू में क्रियान्वित भी किया। अब तो उनके यहाँ भी प्रॉब्लम आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उस समय उन्होंने सक्सेसफुली इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। फिर क्या हुआ, किसी बीच अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति हुई। तो इस क्रांति में पहली बार प्रजातांत्रिक विचार भी उभर कर आया। अब इन पश्चिमी यूरोप के देशों ने एक और भी समझदारी दिखाई। वो समझदारी यह थी कि जो हमारे एक कल्चरल समूह के लोग हैं या एक खास
सेंस ऑफ एक रेशियल समूह के लोग हैं, एक एथनिक ग्रुप्स के लोग हैं, तो उनको तो चलिए हम जोड़ लेंगे, लेकिन जो बाकी उनसे अलग है वो हमारे साथ नहीं आएंगे। तो उन्होंने एक बहुत सहज तरीका इसका अपनाया कि चलो उसका एक नाम दिया, वो नाम है सिविक नेशनलिज्म। सिविक नेशनलिज्म में क्या होता है कि देखो भाई, आपकी अपनी जो भी आइडेंटिटी हो वो अपनी अलग है, हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के आधार पर आपको जोड़ते हैं। जैसे आप इसको ऐसे आप मानकर चलिए, आप अलग अलग क्षेत्र से आते हो, अलग अलग गांव से या अलग अलग शहरों से आते हो, आप दिल्ली में या किसी अन्य स्थल पर आप पढ़ाई करते हो, 4-5 स्टूडेंट्स मिलकर एक कॉमन एक अवार्ड लेते हो, एक अपना निवास स्थल बनाते हो, और सभी लोग मिलजुल कर अपना किचन चलाते हो, साथ एक दूसरे का कोऑपरेट करके अपने खर्च को बियर करते हो, सभी को समान अधिकार उसमें होता है। अगर कोई उसमें एक स्टूडेंट क्लेम करे कि नहीं भाई मैं सुपीरियर हूं, मुझे कम पैसे देने हैं, या मैं तुम लोगों को कम सुविधाएं अवेल करनी है, हमें कुछ ज्यादा कंफर्ट्स मिलना चाहिए, उसी दिन वो पार्टनरशिप टूट जाता है। नेशनल बिल्डिंग का एक तरीका यह भी होता है कि चलो भाई हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के आधार पर अपने आप को हमने राष्ट्र बनाया है, इसमें सबों को समान अधिकार होंगे, सबों को समान स्वतंत्रताएं होंगी, सभी को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी। ऑल आर इंटाइटल्ड टू गेट द गवर्नमेंट जॉब, ऑल आर इंटाइटल्ड टू express themselves and to realize their, you can say, cultural as well as the religious identity। उनको पूरी फ्रीडम होगी कि वो अपने आप को हर ढंग से अभिव्यक्त कर सके। राइट टू फ्रीडम वो रिलीजन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मिलेगा, सभी को समान अधिकार मिलेगा। इस प्रकार का नेशन यूएसए ने बनाया कि माइग्रेंट सब आए, अलग अलग क्षेत्रों से आए, अलग अलग बैकग्राउंड से थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई पीछे की कौन कहां से आया उसे कोई मतलब नहीं, वी आर अमेरिकन सिटीजन और हमारे अमुक अमुक अधिकार रहे। तो यह चीज तो वहां सक्सेसफुली उन्होंने कर लिया। अब क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस एशिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में शुरू हुआ, तो मैंने किसी लेक्चर में पहले आपको बताया हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला देश भारत ही था 1947 में। तो भारत की जो आज़ादी थी उसके लिए तो भारत ने बहुत ज़्यादा, यहाँ के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और काफ़ी जद्दोजहद, और जितने भी कम्युनिस्ट पार्टीज थी, सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट पार्टीज एंड अ नंबर ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वर्कड हार्ड फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स, देन इंडिया गॉट फ्रीडम। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो उसका पार्टीशन ही फ्रीडम था। तो पाकिस्तान तो एक नेशन, उसी पूरी नेशनल मूवमेंट के दरमियान अपना पाकिस्तानी एजेंडा भी चलता रहा, और भारत को आज़ादी मिली तो उसी के साथ उन्हें भी आज़ादी मिल गई। उनके लिए पार्टीशन ही आज़ादी थी। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि अब देखिए, एशियो अफ्रीकन कंट्री में जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस हुआ है, वो प्रोसेस बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट प्रोसेस था। लेकिन अब हमारे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि हम एशियो अफ्रीकन कंट्रीज के नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को हम आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझा पाएंगे, वो हम नहीं समझा पाएंगे यहाँ। लेकिन हाँ, मैंने अपने कई लेक्चर्स में पीछे चर्चा की होगी। आप इसको मानकर चलिए कि एशियो अफ्रीकन कंट्रीज में किसी स्कॉलर ने वाकई में या बहुत ही एप्ट रिमार्क दिया है, दैट इज अ वेरी एप्ट रिमार्क, कि नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन एशियो अफ्रीकन कंट्रीज रिजल्टेड इनटू द रिफ्यूजी जेनेटिंग प्रोसेस। मतलब जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस जो एशिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चला, उसने बड़ी संख्या में रिफ्यूजीज को पैदा किया, क्योंकि यहां पर एक सेंस ऑफ देम एंड अस का आया। देम एंड अस का मतलब है कि हम एक हैं, वो हमसे अलग है। क्योंकि आप जब राष्ट्र बनाने चले तो ये शटल बैलेंसिंग वर्क था, मैंने बताया। आप कहोगे भाई इस धार्मिक समूह के लोग एक राष्ट्र है, तो बाकी लोग जो छूटेंगे तो उनको आप चाहोगे या तो आप हमारा धर्म स्वीकार करिए, हमारी संस्कृति को स्वीकार करिए, हमारे मानदंडों को, यू हैव टू एक्सेप्ट आवर स्टैंडर्ड रिलीजन आवर कल्चर, और यू आर सपोज टू लिव द कंट्री, या फिर कंट्री छोड़िए। तो इस तरह का अगर डिमांड रखेंगे एशियो अफ्रीकन कंट्रीज में, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे लोग, उनका परसिक्यूशन होगा, उनको दबाया जाएगा। जैसा कि आपने बर्मा में देखा जो सिचुएशन हुआ, वहाँ के बुद्धिस्टों वर्सेस आप रोहिंग्या का प्रॉब्लम देखिए, या आप बहुत सारे पाकिस्तान में हुई, बांग्लादेश में तो अभी चर्चा ही मैं करूँगा। एशियो अफ्रीकन कंट्रीज में जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, अफ्रीकन कंट्रीज ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज हैं, सभी सिविल वॉर के शिकार हैं, सभी में एक तरह के गृहयुद्ध की समस्या आई पड़ी है। मुद्दा वही है कि ये हम हैं, वो अलग है। तो ये पूरी एशियो अफ्रीकन कंट्रीज में ये प्रोसेस चला, लेकिन वो प्रोसेस से हमें कोई मतलब नहीं है। बहुत कम कंट्रीज उस समय एशियो अफ्रीकन कंट्रीज थे जो नेशनलिज्म के कसौटी पर खड़े उतरे, जिन्होंने अपने आप को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल ढाला, उनकी एकता और अखंडता बनी रही। एंड दोज हु आर गोइंग टू डिनाई द एक्चुअल प्रोसेस
and they just try to deny their cultural and religious and regional diversities. Finally they had to meet their end. और वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हुआ, वहाँ पर बहुत तरह की चुनौतियाँ और समस्याएं आई। तो अब इसी बैकग्राउंड में हम पाकिस्तान के बिल्डिंग अप की चर्चा करते हैं। तो देखिए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 18वीं सेंचुरी में भारत में कंपोजिट कल्चर या समन्वित संस्कृति की बात हो रही थी। हिंदुस्तान, और आप कह सकते हो कि हिंदुस्तानी संस्कृति, जिसको आप गंगा यमुनी संस्कृति भी बोलते हो, क्योंकि सैकड़ों वर्ष तक हिंदू मुसलमान दोनों साथ साथ रहते हुए समन्वित संस्कृति का विकास किया था। और जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उनको अच्छी खासी यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग जैसी दिखाई थी, एक कॉमन लाइफ दिखा था। हालांकि थोड़ा तो अपनी नासमझी के कारण और थोड़ा अपने मालाफाइड इंटेंशंस के कारण, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, तो इस कारण से कहीं ना कहीं विरोधाभास का बीज उन्होंने बोना शुरू किया। 1857 के रिवोल्ट के समय भी हिंदू और मुसलमान दोनों की भागीदारी रही थी। वह भी ब्रिटिश की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। खैर एनीवे, लेकिन फिर 19वीं सेंचुरी के एंड में आकर एक बड़ी अजीब तरह की राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि जिस समय ब्रिटेन इंडिया में आया था उस समय ब्रिटेन खुद भी अनडेमोक्रेटिक था। धीरे धीरे ब्रिटेन में पार्लियामेंट्रियन इंस्टीट्यूशन का विकास होने लगा, वहां पर भी एक संसदीय संस्था विकसित होने लगी। तो फिर भारत के संदर्भ में भी जो ब्रिटिश रूलिंग क्लास है उसका शासन करने का तौर तरीका बदलने लगा। और यह बात पहली बार उभर कर आई कि देखिए, भारतीयों को भी अब थोड़ा बहुत प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, कुछ न कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, नहीं तो 1857 के रिवोल्ट जैसी घटना की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो पहली बार 1882 में आकर उन्होंने एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट लाया। उस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों को निचले स्तर के प्रशासन में, या जिसको आप कह सकते हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जिसको स्थानीय स्वायत्त शासन कहते हो, उनमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। अब यह बात कांटे की तरह चुभने लगी सबसे पहले सर सैयद अहमद खान जैसे मुस्लिम नेता को। अब उनकी परिस्थिति को देखिए, वे थे संयुक्त प्रांत से। अब मुसलमानों की स्थिति भी इंडिया में थी, वह ऐसी थी कि अलग अलग प्रांतों में थे और कई प्रांत में वो बहुमत में थे। सिंध तो उस समय क्रिएशन नहीं हुआ था, 1936 में सिंध बना। लेकिन जैसे पहले उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हैं जो अभी खैबर पख्तूनवाला है, उसमें वो मेजोरिटी में थे। पंजाब में मेजोरिटी में थे, फिर बंगाल में मेजोरिटी में थे। तो सिंध तो बाद में क्रिएट हुआ है, बलूचिस्तान में मेजोरिटी में थे। तो कई क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या मेजोरिटी में थी, खासकर सिंधु नदी के आसपास और उसके पश्चिम में। पूरब में बंगाल में मेजोरिटी में थे। पंजाब तो उनका एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस था और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविंस था इंडिया का। लेकिन जो संयुक्त प्रांत में जो कुछ एलिट मुस्लिम्स रहते थे, जिनको आप कुलीन मुसलमान कहोगे, वो सब अल्पसंख्यक थे। लगभग 14%। जैसे 1881 में जब पहला नियमित सेंसस इंडिया में हुआ, पहली जनगणना, उस जनगणना का जो आंकड़ा है उसके अनुसार 38 मिलियन हिंदू थे और 6 मिलियन मुसलमान थे, माने 14% के लगभग थे। तो अब क्या है कि लेकिन उस समय संयुक्त प्रांत में जो यूनाइटेड, उस समय उसको कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, जिसको आप यूपी बोलते हो। तो उस यूनाइटेड प्रोविंस में जितने भी इंपॉर्टेंट पद थे उसमें अधिकांश इंपॉर्टेंट पद पर मुस्लिमों का पकड़ थी। एलिट मुस्लिम, कुलीन मुस्लिम, मुस्लिमों में भी कई स्तर थे जिसकी चर्चा मैं करूंगा, तो उनकी पकड़ थी। अर्बन पॉपुलेशन में एक अच्छी खासी संख्या उनकी थी, और जो यूनाइटेड प्रोविंस के रिसोर्सेस थे उन पर भी उनकी मजबूत पकड़ थी। तो अब कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खान को यह डर सताने लगा कि भाई अब तो आ रही है प्रतिनिधित्वात्मक सरकार का युग, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का युग। अब तो जो संख्या बल है, जो पॉपुलेशन है, जो नंबर्स है, वो मायने रखेगा। जिसके पास ज्यादा नंबर्स होगा उनको महत्वपूर्ण पद मिल जाएगा, जिनके नंबर्स कम होंगे तो वह कहीं ना कहीं शासित वर्ग हो जाएंगे। और जब नंबर के आधार पर निर्णय होना है तो जाहिर है सरकार हिंदुओं की बन जाएगी। तो अब वहीं से उनका वो खेल शुरू हुआ जिसको कहते हो सेपरेटिज्म का खेल। तो उन्होंने पहली मांग रखी कि देखिए, ऐसा है कि भारत में मुसलमान एक हिंदुओं से अलग कौम है। उन्होंने कौम की अवधारणा दी, दैट इज कॉल्ड अ सेपरेट कम्युनिटी। तो आप इसको क्यों वोटिंग राजनीति के तहत ला रहे हैं, या इसे आप राजनीतिक में क्यों उलझा रहे हैं? इसे तो बेहतर यही है कि आप दो ही वोट को काउंट करिए, एक हिंदू का वोट, एक मुसलमानों का वोट। क्योंकि मुस्लिम तो कौम ही अलग है, मुस्लिम कौम का अलग निर्णय होना चाहिए, उनको हिंदुओं के साथ मिलाने का क्या मतलब है।
अब देखिए, ये चाह रहे थे किसी तरह संख्या बल या नंबर को हम काउंटर बैलेंस कर दें, क्योंकि वो जानते थे कि जो काउंटर बैलेंस अगर हम नंबर को कर देते हैं तो कल को अगर फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी भी इंडिया में होगी तो इससे मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस समय वो शायद अलग राष्ट्र के बारे में शायद का पूरी तरह से वो अलग राष्ट्र के बारे में सर सैयद अहमद खान नहीं सोच रहे थे। वो सोच रहे थे हिंदी इंडिया में रहते हुए भी हम अपने न्यूमेरिकल जो इंफीरियरिटी है, जो हमारा संख्या बल कम है, वो न्यूमेरिकल इंफीरियरिटी को हम ओवरकम कर ले। और वह कैसे करें? तो कॉम की अवधारणा के द्वारा। तो देखिए, यहां पर मैंने दो बातें आपको बताई है, गौर करने वाली बात है, 1, 2 और 3। यहां पर मैंने बताया कि बांग्लादेश का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उद्भव। मैं 3 ही फैक्टर आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप स्मार्ट थिंकर बने। यू हैव टू बी ए स्मार्ट थिंकर एंड यू हैव टू develop a penetrating insight, because always I am, you can say, motivating you to be a thinking creature. अब एक thinking creature होइए। मुझे इतनी लंबी चौड़ी राम कहानी नहीं कहनी है, मुझे सिर्फ 3 फैक्टर आपको बताने हैं कि ये बांग्लादेश कैसे बना। उसमें पहला फैक्टर है स्ट्रक्चरल फैक्टर, रचनात्मक कारक। मतलब इसकी पैदाइशी में भी पाकिस्तान, यहाँ बांग्लादेश की नहीं, पाकिस्तान के क्रिएशन में ही एक समस्या थी, उसकी पैदाइशी में ही एक समस्या थी, क्योंकि वो बड़ा ही अनसाइंटिफिकली वो बॉर्न हुआ था। इस कारण से वो जस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ इट इमर्ज टू बी अ मेजर हैंडीकैप, एक बहुत बड़ा दिव्यांग बनकर उभरा अपने सृजन के समय, क्योंकि इसकी जो संरचना थी वो संरचना में ही दोष था। कैसे? तो पहले मैंने संरचनात्मक कारक, दूसरा पाकिस्तान का आंतरिक विरोधाभास, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ पाकिस्तान एज ए नेशन, और आकस्मिक कारक कंटिजेंट फैक्टर। कंटिजेंट फैक्टर का मतलब हुआ कि वह तात्कालिक कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिस कारण से बांग्लादेश का निर्माण अवश्यंभावी हो गया। क्योंकि देखो, कोई भी चीज में एक फैक्टर नहीं होता है। अगर आप सोशल साइंस पढ़ने में प्रशिक्षित हो जाओगे, जो आप लोग हो चुके हो और मेरा विश्वास है कि होते रहोगे, तो आप देखेंगे कि किसी भी इंपॉर्टेंट घटना का, यही चीज नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के फर्क को नहीं समझ पाते हैं लोग, जबकि मेरे ऑडियंस हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो अब इस बात को भली भांति समझने लगे हैं। और इसीलिए मेरा प्रयास रहा है कि वो थिंकिंग क्रिएचर हो। होता यह है कि सोशल साइंस में अगर आपका विचार किसी के विचार से मेल नहीं खाता है तो वो सीधा कह डालते हैं गलत है। नहीं, सोशल साइंस में ना तो एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, ना एब्सोल्यूट गलत होता है। दूसरी बात है, किसी एक घटना की एक व्याख्या नहीं हो सकती, एक कारण नहीं हो सकता। हमने 3 कारण दिए हैं, अगर आप चाहें तो इसके 30 कारक भी आप बना लें, यह आपकी मर्जी। लेकिन एक लिमिट पर जाकर रोकना पड़ता है, आपका कुछ शब्द सीमा भी है और भी बाकी फैक्टर्स हैं। लेकिन क्रिटिकल ओपिनियन, अगर आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर जाता है तो आप इसको बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। एक जो संरचनात्मक दोष होगा वो आंतरिक रूप से आपको कमजोर बनाएगा। लेकिन चलिए, जब आप नेशन बन गए तो नेशन बनने के बाद भी अगर आप अच्छा व्यवहार करें, जैसे सपोज करिए कि हमने कोई इस तरह के अनहेल्दी लाइफस्टाइल बचपन में जी लिया, तो युवा आते आते मान लीजिए अगर हम बीमारी ग्रस्त हो गए, तो युवा अवस्था में आने के बाद अगर हम सही ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, अपने लाइफस्टाइल को सुधारा, तो हमारी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। लेकिन अगर हम फिर युवा होने के बाद भी फिर वही गलतियां दोहरा रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने के बजाय और उसको बुरे लाइफस्टाइल को ही बनाए रख रहे हैं, तब तो मौत निश्चित हो जाती है। तो इसलिए एक कारक अगर यह है, यह कारक बचपन के लाइफस्टाइल की गड़बड़ी है, तो यह युवा अवस्था के लाइफस्टाइल की गड़बड़ी है। और तीसरा है कि उसी समय कोई ऐसी डिजीज चल पड़ेगी कि उनको तत्काल ऐसा इन्फेक्शन लगेगा जिस कारण डेथ हो जाएगा। तो ये 3 फैक्टर है, संरचनात्मक, the functioning of Pakistan as a nation, a structural factor, functioning Pakistan as a nation, and finally the contingent factor that is called आकस्मिक कारक। तो संरचनात्मक कारक में देखो हमने क्या दिया है कि अब संरचनात्मक कारक में ये 3 चीज ABC मैंने दिया है। एक की सर सैयद अहमद खान ने एक परिकल्पना रखी, अवाम बनाम कौम की अवधारणा। अब दिक्कत क्या आ रही है, इस्लाम में मैंने कई अपने लेक्चर में आपको इस्लाम की प्रकृति बताई है, शायद आप लोग को याद होगा, आप लोग उसको समझ रहे होंगे। मैंने बताया कि देखिए, कम्युनिज्म जिस तरह विश्व सरकार की बात करता था, कम्युनिज्म जो साम्यवाद या मार्क्सवाद वो एक वैश्विक सरकार की बात करता, उसी तरह कम्युनिज्म भी एक ग्लोबल सिस्टम की बात, इस्लाम भी एक ग्लोबल सिस्टम की बात करता। इस्लाम का अप्रोच भी ग्लोबल था,
क्या था? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। पूरी दुनिया में हमें मूर्ति पूजा को समाप्त करके इस्लाम के शासन को फैलाना है, इस्लामी पद्धति को फैलाना है, इस्लामी समाज की स्थापना करनी है। तो वह कभी भी इस्लाम और नेशनलिज्म के बीच का जो विरोधाभास है, इस्लाम दिल से कभी राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं करता। और यही वजह है कि आज भी आप देखेंगे जितनी भी मुस्लिम बहुल कंट्री है, उनके सामने समस्या यही है कि जिन्होंने अपने आप को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया, वहां पर दो सरकारें बन गई है। एक सरकार बनी है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो तथाकथित इलेक्टेड, क्योंकि वहां पर भी कितना अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है आप जानते हो। तो तथाकथित जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो नेशन का प्रतिनिधित्व करती है, और वहीं पर जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट, उलेमा क्लास, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, वह एक ग्लोबल सिस्टम की बात करते हैं, और वह कहीं ना कहीं वेस्टफेलियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि नहीं, स्काई हमारा लिमिट है, हम तब तक ऑपरेट करते रहेंगे जब तक पूरी दुनिया में हमारा प्रसार न हो जाए। तो ये समस्या आज भी बनी हुई, ये समस्या हमेशा बनी रही। अब सर सैयद अहमद खान की चालाकी देखिए, आप लोग मेंटली अलर्ट हो। देखिए, सर सैयद अहमद खान जो संयुक्त प्रांत से आए थे, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे, कहीं ना कहीं यूरोपियन रेनेसां से अपने आप को जोड़कर भी रखना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ वह मुस्लिम कुलीन थे। मुस्लिम कुलीनों में शेख, सैयद, मुगल और पठान, ये चार ओरिजिन से जो थे, वो अपने आप को कुलीन मुसलमान के रूप में ट्रीट करते थे। तो वो कहीं ना कहीं वह एक तरफ से मुस्लिम कुलीन वर्ग के, मुस्लिम एलिट क्लास के इंटरेस्ट को प्रतिनिधित्व करते थे। जाति आप कह सकते हो संप्रदाय में मुसलमान थे, लेकिन उन पर अंग्रेजी या वेस्टर्न रेनेसां का भी प्रभाव था। तो अब वह इस बात को समझ रहे थे कि मुसलमानों में तो आवाम की अवधारणा है, आवाम का मतलब है पूरे ग्लोबल सिस्टम है। वो ग्लोबल सिस्टम में तो हम भारत के, हिंदुस्तान के मुसलमानों के हितों की रक्षा ही नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हितों की रक्षा तो तब होगी जब हम केवल हम हिंदुस्तान के इस्लाम की बात करेंगे, और हिंदुस्तान का इस्लाम का कोई मॉडल हो नहीं सकता था। तो उसने आवाम के समानांतर कौम, मुस्लिम ब्रदरहुड वर्सेस मुस्लिम कम्युनिटी, उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, आवाम की बात, जिसको मुस्लिम मिल्लत कहते हो। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान है एक कौम है, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। तो पहला विरोधाभास तो सर सैयद अहमद खान वर्सेस ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया में शुरू हुआ। जैसे देवबंद स्कूल में आप लोगों को पता होगा कि देवबंद स्कूल के उलेमाओं ने सर सैयद अहमद खान के विरुद्ध फतवा तक जारी कर दिया था। फतवा मतलब एक तरह से रिलीजियस वर्डिक्ट होता है, जो कोई भी धर्म के विरोध में काम करता है उसके अगेंस्ट में फतवा जारी किया जाता है। तो सर सैयद अहमद खान के अगेंस्ट में भी जारी हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो कुछ बातें ऐसी थी उनमें जो अंग्रेजियत थी, या उन्होंने जो अलीगढ़, आप जानते हो कि अंग्रेजी शिक्षा को तरजीह दी, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हुआ। तो ये समस्या सर सैयद अहमद खान के और जो ऑर्थोडॉक्स पार्टीज है, जैसे बाद में अहरार मूवमेंट हुआ है आगे चलकर, या उस समय भी देवबंद स्कूल है, उसके बाद एक तारीख अहमदिया है, ग्रुप है, बहावी मूवमेंट है। तो ये सब कहीं ना कहीं इस्लाम के ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड या ग्लोबल सिस्टम में इस्लाम की बात करते थे। अब मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि सर सैयद अहमद खान अल्पसंख्यक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो पंजाब के मुसलमान हैं, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमान हैं, जो बंगाल के मुसलमान हैं, उनको संयुक्त प्रांत के इस मुस्लिम एजेंडा से कोई खास मतलब नहीं था। तो बड़ा ही मुट्ठी भर अल्पसंख्यक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। अब आगे जब जिन्ना का उद्भव हुआ तो जिन्ना आए बॉम्बे से, कराची से थे, उसमें उसी का पार्ट था। तो जिन्ना भी अल्पसंख्यक मुसलमान का ही प्रतिनिधि बनकर आए थे, और जिन्ना ने भी मोर और लेस यही सर सैयद अहमद खान वाला तरीका अपना लिया, क्योंकि उनमें तो और भी ज्यादा अंग्रेजियत थी। वो तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई थी, जो लेटेस्ट जो करंट ऑफ एजुकेशन था उससे वाकिफ थे, वो एक लॉयर थे अपने प्रोफेशन में, और उनमें भी उतनी ही अंग्रेजियत थी जितनी दादा भाई नौरोजी से लेकर, बल्कि दादा भाई नौरोजी को ही वो अपना गुरु भी मानते थे, राजनीतिक गुरु भी मानते थे, दोनों एक ही क्षेत्र से थे। तो कहीं ना कहीं उनमें यह चीज थी, जो वो भी, उनमें भी मुस्लिम कुलीनता जैसी भावना थी, और उन पर भी, उनमें तो और भी ज्यादा अंग्रेजियत था। सो इवन जिन्ना वाज वेरी डिफिकल्ट, और यू कैन से इट वाज अ मेजर चैलेंज बिफोर जिन्ना कि हाउ टू सिंथेसाइज बिटवीन द टू ऑब्जेक्टिव्स, द ग्लोबल इस्लाम एज वेल एज द मुस्लिम कॉम और द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया।
इन दोनों के बीच वो भी बीच में एकता नहीं ला पाए, ये समस्या उनके सामने ही बनी रही। तो एक समस्या तो पैदाइशी के समय एक विरोधाभास तो आवाम बनाम कौम का था, जिसका कोई निपटारा नहीं हो सका, जो आज भी पाकिस्तान के लिए चैलेंज बना हुआ है। दूसरी समस्या थी क्षेत्रवाद बनाम इस्लाम, रीजनलिज्म वर्सेस इस्लाम। और तीसरी समस्या थी जातिवाद जनजातिवाद बनाम इस्लाम, कास्टिज्म एंड ट्राइबलिज्म वर्सेस इस्लाम। इस्लाम में कोई जाति पहचान नहीं होती, जैसे कम्युनिज्म कहता है किसी व्यक्ति की एक ही पहचान होती है कि आप सर्वहारा है या बुर्जुआ, आर यू ए प्रोलेटेरिएट और ए बुर्जुजी, और डू यू बिलोंग टू ए बुर्जुजी ग्रुप, दैट इज द ओनली बेसिस ऑफ डिवीजन। यही समाज का, यही विभाजन का आधार होता है। So likewise, even Islam try to prove that you are having the single one identity कि either you are a Muslim or not. Simply you can say your identification as a Muslim is enough to give you the member of a Muslim community, Muslim brotherhood और a Muslim society. दूसरी कोई पहचान नहीं। ये बात तो सिद्धांत का है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ। आप अगर पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में भी देखेंगे तो वहां पर भी जनजातीय पहचान बनी रही थी, ट्राइबल आइडेंटिटी बनी रही थी। और पश्चिम एशिया और मध्य एशिया से जब इस्लाम इंडिया में आया तो इंडिया में एक तरह से इस्लाम का हिंदुस्तानीकरण हो गया। उस पर क्षेत्रवाद का, रीजनलिज्म का, उस पर रेशियलिज्म का, रीजनलिज्म का, उस पर लिंग्विस्टिक आप कह सकते हो, कल्चरल यू कैन से डाइवर्सिटीज का, उस पर कास्टिज्म का, उस पर सूफिज्म का, सबका गहरा प्रभाव पड़ा। उस पर सूफीवाद का प्रभाव था। मैं आपको बताता हूं, कॉमन मुसलमानों के लिए कहा जाता है 5 चीजों का पालन आप करिए। तो शहादा जैसे आप पैगंबर मोहम्मद कुरानों की परंपरा को आपको मानकर चलना है। फिर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप नमाज पढ़िए, आप रमजान के अवसर पर उपवास करिए, आप अपने जीवन में एक बार मक्का जाइए, और आप कहीं ना कहीं एक जकात, जो एक जिसको कहते हैं आर्म्स गिविंग, अगर धनी है तो अपने इनकम का एक खास पार्ट आप डोनेट करिए निर्धन मुसलमानों के लिए, जकात। ये 5 चीजों का पालन एक कॉमन, एक इस्लाम की एक कॉमन ट्रेट माना गया। लेकिन यह कहीं ना कहीं इस्लाम की स्क्रिप्चर, जो उसका क्या कह सकते हो सैद्धांतिक पक्ष को दर्शाता है। व्यवहारिक पक्ष यह है कि जब आप इंडिया में आए तो जो गुजरात के मुसलमान हैं उन्होंने गुजराती संस्कृति में अपने को ढाला, जो बंगाल के मुसलमान हैं वो बंगाली संस्कृति में ढाला, और जो पंजाब के मुसलमान हैं वो अपनी पंजाबी संस्कृति से जुड़ते चले गए। और विशेषकर जो बंगाल के मुसलमान हैं, क्योंकि भारत में बंगाल में जो सांस्कृतिक कारक है वो ज्यादा प्रबल है। मीन्स कि इवन ए कॉमन बंगाली इज ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट इट्स कल्चरल आइडेंटिटी। आप मतलब पार्टीशन के समय, कैन यू बिलीव दैट, कि एक समय ऐसा आया था कि इधर पश्चिमी बंगाल के भी हिंदू नेता सोचने लगे थे कि भाई अगर ऐसी बात है तो हम बंगाल को बचा लें, क्योंकि हमारा बंगाल, उनको भारत के पार्टीशन से सबसे बड़ी समस्या थी कि हमको बंगाल खोना है जो हमारी संस्कृति का पार्ट है। और यही फीलिंग्स कहीं ना कहीं ईस्ट बंगाल में भी थी, जिसको आप आज वर्तमान में बांग्लादेश और तब ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जानते हो। वहां भी यही ना कहीं फीलिंग थी। आप यही मानकर चलिए कि जिन्ना को बहुत समय लग गया इस डाइवर्सिटीज को दूर करने में। जैसे जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे वो बिल्कुल जिन्ना के प्रोजेक्ट में तैयार नहीं थे, उनका मानना था कि नहीं, हम आपके साथ नहीं है। बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी थी, उसके नेता थे जिनका नाम था पहले फजलुल हक, तो जिन्ना से लंबे समय तक फाइट करते रहे। 1940 में जब जिन्ना लाहौर अधिवेशन में जो सेपरेट मुस्लिम स्टेट का प्रपोजल आया था तो बहुत कम लोगों का ध्यान उस पर होगा। He didn't dare to use the term a separate Muslim state. Rather, he was compelled to adopt a term, a separate Muslim state or states. कि हमारा उद्देश्य एक पृथक मुस्लिम राज्य, एक पृथक मुस्लिम राज्य अथवा राज्यों का निर्माण करना है। अब पृथक मुस्लिम राज्य आप बोल रहे हैं ये तो सही है, लेकिन राज्यों का निर्माण करना है मतलब यह कहीं ना कहीं सिकंदर हयात खान जो पंजाब के को लीड कर रहे थे और फजलुल हक मुस्लिम नेता जो बंगाल को लीड कर रहे थे, उनके दबाव में उनको लाना पड़ा और स्वीकार करना पड़ा कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक से अधिक मुस्लिम राष्ट्र की भी संभावना हो सकती है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट? तो किसी क्रिटिक ने
rightly quipped कि it was in Lahore proposal कि the seats of Bangladesh were sown। जो लाहौर प्रस्ताव है वहीं पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश बनने का बीज बो दिया गया, क्योंकि आपने सिद्धांत स्वीकार कर लिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक से अधिक मुस्लिम राष्ट्र भी हो सकता है। ये समस्या आपको आ रही है। तो आपने जिस समय पाकिस्तान का सृजन किया, यानी जिन्ना का कहना था कि भाई हम मुस्लिम कौम को मिलाकर एक पाकिस्तान बनाएंगे, तो समस्या क्या थी कि आपने आधार किसको बनाया? मुस्लिम कौम, मतलब इस्लाम को। वो भी आपको एक मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं चाहिए, इंडिया का मुस्लिम कौम को मिलाकर इस्लामी पहचान, मतलब आपने इन थियरी यह इंफेसाइज करने का प्रयास किया कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप एक हैं, माने आपका राष्ट्र धर्म आधारित राष्ट्र होगा। ठीक उसी समय इजराइल भी प्रयत्न कर रहा था अपनी कहीं ना कहीं सेमिटिक पहचान, कहीं ना कहीं यहूदी पहचान के आधार पर, और कहीं ना कहीं वहां पर जुडाइज्म को बेसिस बनाया जा रहा था। तो आपने धर्म को आधार बनाया, बहुत अच्छा। अगर धर्म वास्तव में इतना मजबूत स्तंभ होता तो ठीक था, लेकिन आप इस बात को भूल गए कि इंडिया में इस्लाम का भी रीजनलाइजेशन हो चुका है, उसमें भी कल्चरल होमोजेनिटी नहीं है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटीज है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो रिच एंड पुअर का डिवीजन है, निर्धन और अमीर और गरीब का डिवीजन है, वह भी साथ ही साथ बना हुआ है। तो आप जितनी भी आइडेंटिटीज हो उसको आप डिनाई करके सिर्फ एक मुस्लिम आइडेंटिटी के आधार पर आपने राष्ट्र बनाने का प्रयत्न किया। आप भूल गए जो बेंगलो आइडेंटिटी है, अमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का प्रसिद्ध नारा हुआ, यह नारा केवल पश्चिमी बंगाल के हिंदुओं का ही नहीं था, बल्कि पूर्वी बंगाल के मुसलमानों का भी था। वो अपने आप को बंगाली संस्कृति से पहचान चुके थे। दक्षिण भारत में जो मोपला लोग हैं, जो केरला तट पर है, मोपला चर्चा में आप लोगों ने नाम सुना होगा, वह सबसे, देखो इस्लाम के तो दो ब्रांच आपको स्पष्ट दिखते हैं। सबसे पहले वो समुद्र के रास्ते आए, केरल में बसे। केरल में आप लोगों ने सुना होगा या चेरामन पेरुमल, जिसने पहला मॉस्क बनवाया था, जो एक चेरा किंग था, उसने जो पहला मॉस्क बनवाया था 7वीं सेंचुरी का। तो वो आपको देखने से लगता है इस्लाम वहां पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम चलाया, और ठीक वो इंडिया में केरला तट पर स्थापित हुआ। और 7वीं सेंचुरी में बहुत सारे मालाबार कोस्ट पर मुस्लिम व्यापारी बस गए, वही बाद में मोपला कहलाया। और मोपला ने अरबी भाषा को नहीं, मलयालम भाषा को अपनाया। बंगाल के मुसलमानों ने बंगला भाषा को अपनाया, और पंजाब के मुसलमान तो पहले पंजाबी को, लेकिन उसे जो पख्तून है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत, वहां पर पख्तूनी भाषा को तरजीह दी। सिंध के मुसलमान सिंधी भाषा को लेकर और सिंधी संस्कृति को लेकर चल रहे थे। और जिन्ना साहब की स्थिति थी कि जस्ट लाइक एन ऑस्ट्रिच, ही जस्ट राइट, यू कैन से मेक योर माउथ डिग डिप इनटू द सैंड। वो चाहते थे कि अपने मुख को हम उसी तरह बालू में गाड़ दे, जिस तरह जब जब डेजर्ट में जब मतलब वो बोलते हैं, जब रेगिस्तान में जब आंधी आती है तो शुतुरमुर्ग अपना मुख को बालू में इस तरह से गाड़ देता है कि हमें आंधी का अस्तित्व ही पता न चले। तो जिन्ना कुछ यही कोशिश कर रहे थे कि हम जितने सारे डाइवर्सिटीज हैं उसको भुला दें। आप यहाँ पर मुसलमानों में आप बोल रहे हैं, मुस्लिम आइडेंटिटी की बात आप कर रहे हैं, उसमें भी सिया थे, सुन्नी थे, अहमदिया थे, खोजा थे, इस्माइली थे, कितने कैटेगरी of मुसलमान थे। पैगंबर मोहम्मद और कुरान पर सबको सहमति थी, लेकिन आगे के खलीफा के मुद्दे पर या आगे के आचरण के मुद्दे पर भी उनके बीच असहमति थी। तो इतने सारे के चीजों के बाद अब यहीं से देखिए, यह आपको इस्लाम का आलम है, जबकि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी, आप जानते हैं कि अब्राहमी परंपरा से 3 धर्म निकले हैं। यहूदीवाद निकला है, इस्लाम निकला है, यहूदीवाद निकला है, ईसाई धर्म निकला है और इस्लाम निकला है। तो ये तीनों निकला है, तीनों को अब्राहमी परंपरा से कहते हैं। ये तीनों बहुत कॉन्सोलिडेटेड हैं, तीनों बहुत ही कॉन्सोलिडेटेड हैं, क्योंकि इन तीनों में एक पैगंबर की परंपरा है, तीनों में कुछ खास आचरण का प्रयोग करना पड़ता है, तीनों के कुछ खास नियम और निष्ठा है, तीनों का एक खास ग्रंथ है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस समय जो कोई भी इस बात पर अफसोस कर रहे थे कि पाकिस्तान का पार्टीशन के बाद अब हिंदू बच गए थे, भारतीय उपमहाद्वीप में 82% इनकी संख्या थी और बाकी अन्य थे,
तो इनको भी एक हिंदू राष्ट्र बना लेना चाहिए। तो उनको इसी से सबक लेना चाहिए कि जब इस्लाम, जो कि अब्राहमी परंपरा से होकर इतना कंसोलिडेटेड है, उसमें जब इतनी डाइवर्सिटीज थी, तो हिंदुइज्म तो अपने आप में डाइवर्सिटीज के लिए ही जानी जाती है। हम यह नहीं कहते, इसमें किसी को स्केलेट करने की जरूरत नहीं और किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं। मैं एक संवाद के तौर पर आपसे पूछता हूं कि क्या कोई भी, आज आप वैदिक परंपरा बोलते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि एक औसत हिंदुस्तानी को धर्म की समझ और इतिहास की समझ होनी चाहिए। आप पूरी हिंदू धर्म में किसी ग्रंथ को बताइए जिस पर लोगों की सहमति हो। कहोगे वैदिक परंपरा, वेद, तो वेद में क्या मूर्ति पूजा है? नहीं है। लेकिन आज हिंदुइज्म किस लिए जाना जाता है? मंदिर के लिए, मूर्ति पूजा के लिए, पुरोहित के लिए। एक औसत अगर हिंदू से पूछोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय हिंदुइज्म, तो मंदिर, मूर्ति पूजा, राम, यही कहते हो। लेकिन यह राम हिंदू धर्म में कितने बाद में आए? ये तथाकथित जो भारतीय धार्मिक परंपरा है, वो सबसे पहले आए वेद। वेद के बाद तब आपका उपनिषद की परंपरा आई। तो वेद तो मंत्रों की बात करता था। जब आप ब्राह्मण ग्रंथ पर आए तो यज्ञ की बात कर रहा है, अरण्यक तप की बात कर रहा है। उपनिषद पर आए तो उसने तो आत्मा परमात्मा के संबंधों की बात की, और बिल्कुल ही उसने तो हर तरह से मूर्ति, मतलब एक कह सकते हो कि उसने तो यज्ञ को भी अस्वीकार कर दिया और सिर्फ आत्मा और ब्रह्म के संबंधों की बात की। तो जिसे आप मूर्ति पूजा कहते हो, वो ईसा की आरंभिक शताब्दियों में और पुराणों के साथ आरंभ हुई है। और फिर जिसको तथाकथित हिंदुइज्म कहते हो, उसमें बहुत सारे क्षेत्रीय तत्वों का योगदान है। बहुत सारे, आप कह सकते हो, क्षेत्रीय तत्व है, बहुत सारे धार्मिक समूह है। इसमें तंत्रवादियों का भी योगदान है, इसमें भक्तिवादियों का भी योगदान है, इसमें बुद्धिज्म का भी योगदान है, जैनिज्म का भी योगदान है। तो आप ही बताइए कि इतनी सारी चीजें होते हुए, एक तो पहले उसका रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी ही उसमें नहीं है। उसके बाद फिर हिंदू धर्म के अंतर्गत आप जितने लोगों को लाते हो, तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कास्ट डिवीजन का, कास्ट डिवीजन। दूसरा प्रॉब्लम आता है लिंग्विस्टिक डिवीजन का, भाषाई विभाजन का। तीसरा आता है रीजनल डिवीजन का, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। आप ग्रंथ के ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संस्करण को देखिए। आप रामायण का ही संस्करण, जो आप एक रामायण की कथा आप उत्तर भारत में आप देखिए, रामचरितमानस को देखिए। आप बांग्ला में आप कृतिवास ओझाकृत बांग्ला रामायण को देखिए, और दक्षिण भारत में आप जो कंबन का रामायण है तमिल में, तमिल रामायण को देखिए। क्या एक ही कथा है? नहीं है ना। तो ये डाइवर्सिटीज, और ये डाइवर्सिटीज को हमने स्वीकार किया। जाति, लिंग, धर्म, हम लोगों ने तय किया कि नहीं, हम धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बनाएंगे। भारत धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं होगा। तो किस आधार पर होगा? तो हमने सिविक नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को अपनाया, विविधता में एकता का नाम दिया कि आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी अक्षुण्ण रहेगी, आपकी कल्चरल आइडेंटिटी, आपकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी सभी अक्षुण्ण रहेगी। आप एक भारत नेशन के सदस्य हो, और हम इस विविधता में विभिन्न नदियां आकर एक समुद्र में मिलती है, और फिर हमारा राष्ट्र एक नए तरह का राष्ट्र होगा, जो एक्सपेरिमेंट दुनिया में किसी दूसरे देश ने अब तक नहीं किया था। पश्चिमी देश टकटकी लगाकर देख रहे थे कि भारत कब कोलैप्स करेगा, इंडिया तो नेशन हो ही नहीं सकता। स्ट्रेची महोदय बहुत पहले कह चुके थे, और चर्चिल महोदय भी टकटकी लगाकर देख रहे थे कि आखिर उस सियार की तरह जो किसी बुल के पीछे, किसी सांड के पीछे चला जा रहा है कि अब मांस का लोथड़ा कब गिरेगा। लेकिन हमने नहीं गिरने दी। हमने सिर्फ यह बताया कि चूंकि हमारी संस्कृति की समझ, हमारे इतिहास की समझ लोगों को नहीं होती है, इसलिए हम कुछ भी इस तरह की चीजों को मान लेते हैं। हमारे पास हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई विकल्प न तब था, न आज है, न भविष्य में होगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सामने सबक के रूप में पाकिस्तान स्वयं उपस्थित है। जो एक तरफ सिंधु से पश्चिम जनजाति विभाजन था, पख्तून का विभाजन, सिंधियों का विभाजन, यानी सिंध और पंजाबी तो खैर जाति विभाजन के आधार पर थे, पख्तूनी विभाजन, बलूची, ये सब विभाजित थे जनजाति के आधार पर। सिंधी, पंजाबी और बंगाली विभाजित थे जाति के आधार पर। भारत का इस्लाम था, उसका स्वरूप अलग था। 16वीं सेंचुरी में अकबर के समय ही, जैसा कि जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने अपने पाकिस्तान पैराडॉक्स में भी लिखा है कि 16वीं सेंचुरी में अकबर के अधीन ही यह बात लगभग तय थी। एक उलेमा ने इतना तो घोषित किया था कि यहाँ के मुसलमान मक्का जाने के बजाय सूफियों के मजार पर जाए, सूफियों के दरगाह पर, और दरगाह के बाद फिर उनका जो टॉम्ब होता था।
तो यहाँ पर सूफी संत के दरगाह की यात्रा ही यहाँ पर इस्लाम एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक गतिविधि मानी जाती थी। तो इस विभाजन को अस्वीकार करते हुए जिन्ना ने इस्लाम के आधार पर एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की। तो माय स्टूडेंट्स, अब हम कंक्लूडिंग पॉइंट पर पॉइंट नंबर फर्स्ट में आ रहे हैं कि ये पहली समस्या थी, पहला फेलियर था, पहला इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन था, मतलब पैदाइशी में ही गड़बड़ी थी, जो हमने आपको पहले बताया। अब नाउ कम टू द सेकेंड वन पॉइंट। अब दूसरा है पाकिस्तान का आंतरिक विरोधाभास। इसमें मैं 3 लूंगा, 1 2 3, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहला मैंने बताया लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, भाषाई समस्या। वो भाषाई समस्या क्या थी? तो चलिए, समस्या अब जैसे पाकिस्तान बनाने में मुख्य रूप से जो संयुक्त प्रांत के मुसलमान हैं, लीडिंग भूमिका इन्होंने निभाई। हालांकि इनका दुर्भाग्य यह रहा कि इनको माइग्रेट करके पाकिस्तान में जाना पड़ा और इनको सम्मानित करने के बजाय इन्हें मुहाजिर की उपाधि मिली, मुहाजिर। हालांकि मुहाजिरियान जो नाम पैगंबर मोहम्मद के साथ जो लोग मदीना गए थे उनका था, जो बड़ा ही सम्मानजनक नाम था, लेकिन इनको जो मुहाजिर कहा गया वो पाकिस्तान में एक तरह से सेकेंड क्लास सिटीजन थे। बावजूद इसकी इनका प्रभाव वहां इस रूप में रहा कि इन्होंने पाकिस्तान की पहचान इन्होंने सबसे पहले दी, पाकिस्तान का एजेंडा इन्होंने लाया था। और इनके लिए पाकिस्तान जब नेशन बना तो उसकी पहचान क्या थी? तो इस्लाम पंजाब प्लस उर्दू, इस्लाम पंजाब प्लस उर्दू, यही पहचान थी। मतलब उसकी पहचान थी इस्लाम पंजाब, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोविंस कौन है? पंजाब है, प्लस उर्दू। आपको मैंने यहां पर मानचित्र भी रखा है, देखिए ये मानचित्र, ये तो खैर ये मानचित्र है पाकिस्तान का। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रोविंस पाकिस्तान का है पंजाब, सबसे बड़ा प्रोविंस है पंजाब, पंजाब था। तो अब इनकी पहचान थी पंजाब प्लस उर्दू, इस्लाम पंजाब प्लस उर्दू। तो उर्दू भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। भाषाई समस्या हमारे यहां भी थी। अब जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो कहते थे नहीं, हमारी संस्कृति बंगाली है, हमारी जो जुबान है वो बंगाली जुबान है, हम इस जुबान को नहीं छोड़ेंगे। जिन्ना साहब ने पाकिस्तान की स्वतंत्रता के शीघ्र बाद जिन्ना यहां से पूर्वी पाकिस्तान गए और जाकर पहले बंगाली लोगों को समझाने का यत्न किया, समझाया क्या, उन पर थोपने की कोशिश की उर्दू। कहा कि जितनी जल्दी आप बंगला भूलकर उर्दू सीख ले उतना पाकिस्तानी राष्ट्र के लिए अच्छा है। तो आप समझ सकते हो भाषा थोपने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। तो पहला विरोधाभास तो यही उभर कर आया, लेकिन इसको नहीं माने यहां जो बांग्लादेश या ये जो लोग हैं, ये नहीं माने। इन्होंने बार बार पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने, हालांकि पूर्वी पाकिस्तान से एक प्रधानमंत्री भी बनाया गया, वो भी कहीं ना कहीं जो चूंकि उस समय तक पंजाबी लोग हावी थे पाकिस्तान के ऊपर और पंजाबी लोगों का ही वर्चस्व था, और पंजाबी लोगों ने लेकिन पंजाबी भाषा को छोड़कर उर्दू का कौज अपना लिया था। मुख्य रूप से भाषाई समस्या कुछ ही प्रांतों के लिए थी। तो बंगाल वाले वो पूरी तरह से अपनी बंगाली पहचान को बनाकर रखना चाहते थे। दूसरा पख्तून वाले, वो भी अपनी पख्तूनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ना चाहते। तीसरा सिंध वाले, वो भी सिंधी लैंग्वेज की बात करते थे। लेकिन बाद में जब जुल्फिकार अली भुट्टो आए 1970 के दशक में, तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहीं ना कहीं उर्दू वाले एजेंडा को अपना लिया। क्योंकि उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के आने के बाद अब सिंध के भी रूलिंग क्लास के लोग सिंध से आने लगे, पंजाबियों के समानांतर वो भी। तो उन्होंने फिर इस बात को दरकिनार कर दिया। अन्यथा बहुत समय तक इस प्रकार की मांग उठती रही थी। बलूची लोग भी उर्दू भाषा से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन सबसे तगड़ा विरोध बंगाली लोगों का हुआ। पाकिस्तान का संविधान बनने में भी काफी विलंब हुआ। एक बार संविधान सभा गठित हुई, फिर वो संविधान सभा भंग हुई, और फिर 1956 में जो संविधान अंत में बनकर तैयार हुआ, 2 ही वर्ष वो संविधान चला। 1958 में तो फिर जनरल अयूब खान ने वहां की जो निर्वाचित सरकार है उसको, निर्वाचित सरकार तो थी ही नहीं, सॉरी, वहां की जो सरकार थी उसका टेक ओवर करके मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो 56 में जो नया संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें बंगालियों के दबाव को देखते हुए अंत में उर्दू भाषा के साथ साथ बांग्ला भाषा को भी दूसरी भाषा के रूप में स्वीकृति दी गई। लेकिन चलिए, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो पड़ा ही बंगाली लोगों पर कि हमारे साथ सेकेंड क्लास सिटीजन का व्यवहार किया जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या थी आर्थिक चुनौती। जो इकोनॉमिक फैक्टर है, वो इकोनॉमिक चैलेंज वाज अ बिगर चैलेंज, एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और इस इकोनॉमिक चैलेंज की वजह यह थी
कि उस समय बांग्लादेश, जिसको आप बांग्लादेश नहीं, अभी तो बांग्लादेश नहीं बना है, सॉरी, अभी आप इसको पूर्वी पाकिस्तान कहें, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल जो भारतीय क्षेत्र है, ये कभी एक हुआ करते थे। तो इनकी इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट थी। और अगर आप पूर्वी बंगाल को देखेंगे तो आपको मानचित्र पर देखने पर आपको पता चलेगा कि देखिए ये पूर्वी बंगाल है, सॉरी ये पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी बंगाल भी है, और ये पूर्वी पाकिस्तान है, बांग्लादेश जिसको बोलते हो। ये बांग्लादेश की जो समस्या थी, वो समस्या क्या थी कि ये बांग्लादेश, इधर आप जाएंगे तो इधर असम में आप जा रहे हो, और इधर आ रहे हो तो यहाँ भारतीय वाला जो एरिया है बंगाल का, वो था। तो इनका इकोनॉमिक डिपेंडेंस परस्पर पश्चिमी बंगाल से था और असम से था। अब इनके पास जूट की बड़ी खेती थी, लेकिन जो जूट उद्योग थे वो पश्चिमी बंगाल में थे, और पश्चिमी बंगाल रह गया इंडिया में। तो पहले क्या होता था कि बंगाल में जूट का प्रोसेसिंग भी हो जाता था। अब तो जूट का प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री तो वहां है नहीं, इंडस्ट्री तो इंडिया में रह गया। फिर असम से उनका ट्रेड था, वो भी स्नैप कर गया। तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे वो जूट का निर्यात करते थे, और जूट के निर्यात की जो रकम होती थी वो रकम चली जाती थी पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर। जो फॉरेन एड मिलता था वो खर्च होता था पश्चिमी पाकिस्तान के विकास पर। एंड द कॉज ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान वॉज ड्यूली नेग्लेक्टेड एंड परसिस्टेंटली नेग्लेक्टेड। तो एक हिच तो इनके मन में पैदा हो रहा था कि हमारे इकोनॉमिकली हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और ये बार बार डिमांड कर रहे थे कि ये नहीं चलेगा, आप इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को बंद करिए। तो दूसरा फैक्टर और मेजर फैक्टर यह है। और जो मैंने तीसरा फैक्टर आपको बताया था, वो तीसरा फैक्टर भी देखिए। ये तीसरा फैक्टर वो है राजनीतिक चुनौती की। अब देखिए एक और दिलचस्प बात है, आप अगर मानचित्र पर देखते हो तो कितना छोटा लगता है ये, और ये कितना बड़ा आपको दिखता है। बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, यू आर रियली सरप्राइज टू नो दैट कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंटेड द मोर नंबर ऑफ पीपल देन द वेस्टर्न वन। जो पूर्वी पाकिस्तान है उसका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पश्चिमी पाकिस्तान से ज्यादा था। अब अगर आप समझ सकते हैं कि एक दशक लग गए संविधान बनने में, और पाकिस्तान का पहला आम चुनाव 1970 में हुआ, 1970 में। तो 1970 में पहला आम चुनाव हुआ, आजादी 1947 को में मिली। अब जोड़िए कितने वर्षों के बाद, लगभग 23 वर्षों के बाद उसका पहला चुनाव हुआ। जबकि इंडिया में पहला चुनाव 1951, 52 यानी 51, और दूसरा चुनाव आप जानते ही हो कि 1957 में, और तीसरा चुनाव 1962 में, और चौथा चुनाव 1967 में। मतलब हमारे यहां ऑलरेडी 4 चुनाव हो चुके थे। तब तक पाकिस्तान में एक भी चुनाव नहीं हुआ था। क्योंकि इनकी समस्या क्या थी मैं आपको बताता हूं। सर सैयद अहमद खान ने 2 बीज बो दिए थे। एक बीज उन्होंने बो दिया था कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम, जिसकी सारे मुसलमानों का हित एक है, मुसलमान होना ही पर्याप्त है, बाकी कोई पहचान नहीं। एक बीज तो उन्होंने बोया था, उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। दूसरा बीज उन्होंने यह बोया था कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ही सब कुछ नहीं है, पॉलिटिकल वेटेज न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से बढ़कर है। मतलब आप किसी क्षेत्र विशेष या किसी समुदाय विशेष को केवल उनके नंबर या संख्या बल के आधार पर मत आंकिए, उनके राजनीतिक महत्व के आकार पर आंकिए। जब 1906 में शिमला प्रतिनिधि मंडल गया था, हालांकि उस समय तो सर सैयद अहमद खान मर चुके थे, उसमें आगा खां थे बॉम्बे से, फिर नवाब सलीमुल्लाह ढाका से थे, और सर सैयद अहमद खान के राजनीतिक उत्तराधिकारी संयुक्त प्रांत से थे मोहसिन उल मुल्क, वे थे। उन्होंने वायसराय लॉर्ड मिंटो के सामने शिमला प्रतिनिधि मंडल में उन्होंने एक मांग रखी थी, एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कंसीडरिंग आवर हिस्टोरिकल रोल एंड द सर्विस वी हैव रेंडर्ड टू द एम्पायर, वी शुड बी गिवन मोर वेटेज देन आवर एक्चुअल पॉपुलेशन। मतलब हमारी ऐतिहासिक भूमिका को देखते हुए और साम्राज्य को अर्पित की गई सेवा के बदले हमें जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। परिणाम हुआ उसी समय आपने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का गला घोट दिया कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं चलेगा,
पॉलिटिकल वेटेज चलेगा। अब यही समस्या इन्हें पाकिस्तान में आ रही है, जैसा बीज आपने बोया है वैसा काटेंगे। अब पश्चिम पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको डर हो रहा है कि अगर चुनाव होगा तो चुनाव में तो पूरी पाकिस्तान वाले बाजी मार ले जाएंगे, क्योंकि उनका विचार अलग है, उनका एजेंडा अलग है। उस एजेंडे पर वो चुनाव करेंगे तो उनका 100% वोट इधर मिल जाएगा, हमारी उधर पकड़ नहीं है, उनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तब तो उनकी जीत हो जाएगी और सरकार उनकी बन जाएगी, फिर मनमानी करेंगे। क्योंकि अब उनके पास संख्या बल है तो डिसीजन मेकिंग होगा। इसलिए इन्होंने क्या किया कि पहले एक प्रपोजल लाया था अयूब खान से, जैसे अयूब खान के समय में, उससे पहले ही उसमें उन्होंने यह प्रपोजल में यह रखा, अयूब खान उस समय मिलिट्री टेक ओवर, उससे पहले जो संविधान बन रहा था उसी समय, कि देखिए इन दोनों के बीच पॉलिटिकल पैरिटी रहेगी। मतलब भले इनकी जनसंख्या ज्यादा है परंतु वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल पैरिटी रहेगी। तो एक तरह से आप समझिए तो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने यही कुछ किया। फिर जब मार्शल लॉ लागू किया जनरल अयूब खान ने, तो उसने चुनाव करवाए ही नहीं और वो अपने एक डिक्टेटरशिप का खेल खेलता रहा। जब 1968 में जब स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो जाएगा वर्ल्ड वाइड, 1968 एक बड़ा ही अशांत वर्ष रहा। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं यूथ फोर्स है वो बहुत एक्टिव हुआ, पाकिस्तान का यूथ फोर्स भी एक्टिव हुआ। जनरल अयूब खान के अगेंस्ट में वाइड एक्सटेंट जब अब डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गया तो जनरल अयूब खान वाज कंपेल्ड टू डिस्कार्ड हिज अथॉरिटी। तो अंत में जनरल अयूब खान को अपनी अथॉरिटी छोड़नी पड़ी और याहिया खान एक दूसरा सैनिक, उसका ही सैनिक असिस्टेंट था या दूसरा सैनिक डिक्टेटर था, उसके पक्ष में उसने अपना पद त्याग दिया। अब आ गए याहिया खान। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि ये फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप उसको पॉलिटिकल इक्वलिटी, मान आप उसको प्रॉपर पॉलिटिकल स्टेटस नहीं दे रहे हो और आप चाह रहे हैं कि उसके हम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को कम करके रखें। और आपने एक तरह से, तो ब्रिटिश का तो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था, आपको याद होगा सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, उसका तो केंद्रीकृत ढांचा था। तो कोई भी जो विविधता मूलक राष्ट्र होता है, विविधता मूलक समाज होता है, विविधता मूलक देश होता है, तो उसके लिए सबसे जो बेहतर विकल्प होता है उसको कहते हैं फेडरल सिस्टम, संघीय ढांचा। तो पाकिस्तान को एक संघीय ढांचा अपनानी चाहिए अपनी विविधता को देखते हुए, लेकिन नहीं, उसने पद भी सृजित किया तो गवर्नर जनरल का पद, जो कहीं ना कहीं उसने ब्रिटिश हुक्मरान से मॉडल लिए और एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर का मॉडल, एक केंद्रीकृत ढांचा का मॉडल, और उस मॉडल को बनाए रखने का भरपूर प्रयत्न किया। You can very well understand this thing. Okay? तो इन दोनों को आप इस पर जरा सा गौर करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि यह एक बड़ा राजनीतिक फैक्टर था कि आप उसे उचित अधिकार नहीं दे रहे, तो आज ना कल तो विस्फोट होना ही है। तो 3 फैक्टर ऐसे हैं। देखो मैंने अब फिर एक बार मैं आपको रिमाइंड कर दूं मैं आपको कहां ले आया। मैं 3 कारक की केवल चर्चा करने वाला हूं, 2 का मैंने कर दिया, एक संरचनात्मक कारक, दूसरा पाकिस्तान का आंतरिक विरोधाभास। अब मैं 2 कारक, अब तीसरा कारक की मैं चर्चा कर रहा हूं और इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को क्लोज करूंगा। लेकिन तीसरा कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल है 1971 का चुनाव, इलेक्शन ऑफ 1971। अब क्या हुआ कि जब याहिया खान सत्ता में आए 1970 में, 69 में, तो याहिया खान ने थोड़ा सा देखा कि अगर अब मुझे कम से कम जो युवा फोर्स है जो उभर रहा है, जो लोगों में एक क्रेविंग है चुनाव के लिए, हम अधिक समय तक चुनाव की इस मांग को दबाकर नहीं रख सकते। तभी पीपीपी पार्टी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता के रूप में जुल्फिकार अली भुट्टो का उद्भव हो चुका था। एक राउंड टेबल हुआ। उधर जिसको आप पूर्वी पाकिस्तान कहते हो, वहां पर एक पॉपुलर पार्टी के रूप में अवामी लीग का गठन, अवामी लीग सक्रिय थी। और अवामी लीग का नेता तो पहले सुहरावर्दी हुआ करते थे, सुहरावर्दी के बाद एक मिस्टर भशीन उसके नेता हुए थे। जब मिस्टर भशीन का पतन हुआ तो वहां उद्भव हुआ मुजीबुर रहमान का, शेख मुजीबुर रहमान का। शेख मुजीबुर रहमान का, रहमान अवामी लीग का, अवामी लीग उसका बड़ा ही कद्दावर नेता था और वो पार्टी का नाम था अवामी लीग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्टी के रूप में। ये मुस्लिम लीग का भरपूर जवाब थी अवामी लीग। मुजीबुर रहमान इसके महत्वपूर्ण नेता हुए। मुजीब इनका पॉपुलर नेम है और इन्होंने 1966 में एक 6 पॉइंट डिमांड रखा था।
पश्चिमी पाकिस्तान के समझ कि हमारा 6 मांगों को आप पूरा करिए। एक तो आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बहाल करिए और संघीय ढांचा को अपनाइए जिसमें सबको जस्टिस मिले, सारे रीजन को, नंबर 1। नंबर 2 कि आप कहीं ना कहीं एक फिस्कल डेवोल्यूशन करिए। जो वित्तीय है वो वित्तीय विकेंद्रीकरण कीजिए। जो केंद्र सरकार इतनी सारी शक्तियों को दबा कर रखी हुई है, सारे वित्तीय अधिकारों को दबा कर रखी हुई है, वो नहीं चलेगा। तीसरा, 2 अलग अलग करेंसी बनेगा, एक पश्चिमी पाकिस्तान के लिए अलग, पूर्वी पाकिस्तान के लिए अलग। और फिर हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, उस एक्सपोर्ट से जो लाभ होता है उसका लाभ पूर्वी पाकिस्तान को मिलना चाहिए, पश्चिमी पाकिस्तान उस लाभ को डकारने का प्रयत्न ना करे। इसी तरह के 6 मांगे उसने रखी थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरान तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में याहिया खान को 1970 में जो चुनाव कराना पड़ा, 71 दिसंबर में, वो दिसंबर में उसका चुनाव परिणाम 1971 तक उभर कर आया और जैसा अनुमान था वही हुआ। अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में लगभग 99% सीटों पर कब्जा कर लिया। 99% सीटों पर कब्जा होने का मतलब है कि अब अवामी लीग पाकिस्तान के लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आई और अब प्रधानमंत्री का पद, प्राइम मिनिस्टर का पद सीधा मिलना था शेख मुजीबुर रहमान को। अब यहीं से समस्या शुरू हुई। ये पहला तात्कालिक कारक है। अब पाकिस्तान के जो पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरान थे, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो के परामर्श पर, एट द एडवाइस ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, याहिया खान ने यह पद मुजीबुर रहमान को देने से इनकार कर दिया। जब मुजीबुर रहमान को इस पद को देने से इनकार कर दिया तो मुजीबुर रहमान और अवामी लीग ने एक मूवमेंट शुरू किया पूर्वी पाकिस्तान में बड़े जोर शोर के साथ, पाकिस्तान के अगेंस्ट में। और फिर पाकिस्तान के हुक्मरान ने वहां अपनी सेना भेज दी, आर्मी। और फिर एक तरह से वहां पर एथनिक क्लींसिंग शुरू होगा, जिसको हॉलोकास्ट का भी नाम दिया जाता है। अब आप कह सकते हो कि पाकिस्तान की आर्मी ने इतना ऐसा दमनचर चक्र पूर्वी पाकिस्तान में मचाया कि बड़ी संख्या में शरणार्थी इंडिया की तरफ भागने लगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मेघालय, असम और पश्चिमी बंगाल तो शरणार्थियों के दबाव से दबने पर हो गया। मेघालय में तो एक तरह से समझिए तो मेघालय एक छोटा सा स्टेट, वहां पर आप समझ सकते हो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं था। वहां तो पूरा ओवरवेल्म हो गया पूरा पॉपुलेशन, मतलब 1000 की संख्या में वहां लोग थे और लाखों की संख्या में शरणार्थी आ गए। और असम में भी शरणार्थियों की संख्या बढ़ने लगी, बंगाल में शरणार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। अब भारत का विकल्प देखिए। अब जो दूसरा फैक्टर हमने दिया है वह फैक्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटीजेंट फैक्टर में मैं आपको यहां बताना चाहता, कंटीजेंट फैक्टर में दूसरा दिया है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखिए, हो सकता है कि संरचनात्मक कारक भी होता, एज ए नेशन पाकिस्तान का फेलियर भी होता, इसका मतलब सिर्फ बांग्लादेश की स्वतंत्रता नहीं हो जाती। श्रीनाथ राघवन ने इसको अपने बड़ा ही क्रिटिकली इसको डिस्कस किया है, मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगा कि कंटीजेंट फैक्टर जो अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स है वह अगर फेवरेबल नहीं होता तो हो सकता था कि पाकिस्तान की यह मामला सिविल वॉर बनकर रह जाता, एक ब्लीडिंग वुंड बनकर रह जाता, रिश्ता हुआ घाव, जैसा बहुत सारे आप अभी देखिए सब सहारन अफ्रीका में देखिए, आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बाकी इथियोपिया में तो खैर सेपरेशन हुआ, नाइजीरिया में बियाफ्रा अलग हो गया, लेकिन बाकी क्षेत्रों में भी आप देखेंगे, सूडान है, सूडान बढ़ गया, लेकिन बाकी देश क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी लोग का रिवोल्ट जारी है। आप इथियोपिया में देखिए दूसरा पार्टीशन का कगार पर है, आप सब सहारन अफ्रीका में देखिए। तो मतलब यह है कि यह जरूरी नहीं है कि वो बढ़ ही जाता, हाँ ये जरूरी है गृह युद्ध छिड़ जाता, सिविल वॉर छिड़ जाता, खून खराबा होता, पाकिस्तान पूरा अशांत रहता, परंतु बांग्लादेश स्वतंत्र हो जाता, उसके लिए अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को भी अनुकूल होना आवश्यक था। अब इसी में थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, अब इंडिया का विकल्प पर पहले ध्यान दें तो इंडिया पहले दुविधा की स्थिति में था। श्रीमती गांधी की सरकार थी। इंडिया पहले जो श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, आप अगर इंडिया का इंटरनल पॉलिटिक्स देखेंगे तो यहां भी एक समस्या चली आ रही थी। लाल बहादुर शास्त्री का आकस्मिक डेथ 1966 में हुआ था और फिर इंदिरा गांधी एक युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी पार्लियामेंट्रियन बोर्ड के द्वारा। इस कारण से कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था, जिसको आप कहते हो एक सत्ता कांग्रेस, संगठन कांग्रेस और सत्ता कांग्रेस। श्रीमती गांधी सत्ता कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही थी
और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व कर रहा थे मोरारजी देसाई और उनके बाकी जो सहयोगी लोग थे। तो कांग्रेस में 1969 में स्प्लिट हो गया था, 69 में। इस स्प्लिट के सिर बाद श्रीमती गांधी ने चुनाव करवा दिया। फरवरी 1971 तक चुनाव परिणाम भी आ चुके थे। उसमें इंदिरा गांधी को ध्वनि मत से आप कह सकते हो कि बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी। अब आप यही मानकर चलिए कि 352 सीटें 518 सीटों में मिली थी, 2/3 मेजोरिटी में आ गई थी। शिवाजी ने पोजीशन टू टेक इवन ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन व्हाट एवर शी लाइक्स। लेकिन अभी इंडिया शुरू में स्वयं कंफ्यूज था कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो दो विचार उभर कर आ रहा था। एक विचार यह था जो फेवरेबल था, जो मानता था कि अगर स्वतंत्र बांग्लादेश बन जाता है और मुजीबुर रहमान वहां के प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं तो इंडिया के हक में है। एक विचार यह था, क्योंकि एक तो पूर्वी पाकिस्तान में इंडिया के प्रति वैसा हेटर्ड नहीं है जैसा हम पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों में देखते हैं। दूसरा कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कश्मीर को लेकर वैसा कोई भावनात्मक लगाव नहीं है जैसा पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को है। और तीसरा यह लाभ दिख रहा था कि अगर पूर्वी पाकिस्तान अलग नेशन हो जाता है तो फिर असम और पश्चिमी पाकिस्तान के साथ उसके जो इकोनॉमिक रिलेशन है वह भी और प्रगाढ़ हो जाएंगे, जिससे भारत को आर्थिक लाभ मिलेगा। और चौथा फैक्टर माना जाता था कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो कहीं ना कहीं मिजो और जो नागा विद्रोही हैं, वो मिजो और नागा विद्रोही को जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन विद्रोहियों का सपोर्ट बेस भी समाप्त हो जाएगा। ये सब तो भारत के हक में था। दूसरा विचार आ रहा था, नहीं, अगर पूर्वी पाकिस्तान से स्वतंत्र हो जाता है तो भारत को समस्या झेलनी होगी। वो समस्या क्या है? तो जैसे अब श्रीनाथ राघवन लिखते हैं कि पार्लियामेंट्रियन बोर्ड का फॉरेन पॉलिसी पर एक बैठक हुई थी, उसमें जनसंघ के एक लीडर थे। तो उन्होंने ये मुद्दा बड़ा ही खुले शब्दों में कहा था कि जो नहीं है उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर पूर्वी पाकिस्तान अलग हो जाएगा पाकिस्तान से तो अगर पूर्वी बंगाल अगर पाकिस्तान से अलग हो जाएगा तो खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है, पश्चिमी बंगाल भी कहीं ना कहीं इंडिया से अलग हो जाएगा। तो इसे पश्चिमी बंगाल और इससे कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में जो सेशनिज्म है, जो अलगाववाद है, उसको बढ़ावा मिलेगा। कल को असम भी ये समस्या उठा सकता है। तो इसलिए ये हक में है इंडिया का कि पूर्वी पाकिस्तान अलग ना हो। तो यह मुद्दा भी एक दूसरे मुद्दे के रूप में आ रहा था और इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी इस तरह की राय दे रहे थे। शुरू में श्रीमती गांधी थोड़ा कंफ्यूज थी और इंडियन गवर्नमेंट कोई लाइन ऑफ एक्शन को नहीं ले पा रही थी। लेकिन जो शरणार्थियों की बढ़ती हुई बाढ़ थी और पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो अप्रोच था इंडिया के प्रति, वह बार बार इंडियन गवर्नमेंट को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही थी कि इंडिया को इसमें न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। उधर बांग्लादेश में केवल सिर्फ यही, पूर्वी पाकिस्तान में केवल यही नहीं हुआ कि वहां के मूवमेंट को दबाया गया, बल्कि मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल खाने में डाल दिया गया मार्च 1971 तक। अब उसी समय बांग्लादेश के जो विद्रोही थे उन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना खड़ी की, तो शुरू में इंडिया ने अप्रत्यक्ष रूप में उस सेना की सहायता करनी शुरू कर दी। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखिए, अगर वह पॉलिटिक्स उस समय इंडिया के फेवर में नहीं रहता तो शायद इंडिया को इंटरवेन करने में परेशानी होती। अमेरिका का कोल्ड वॉर पार्टनर पाकिस्तान था और इंडिया ने तो अब तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चलाया था। हालांकि 1965 के वॉर के बाद, जिसमें 1965 में 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसमें पाकिस्तान को यूएसए से जितनी सहायता की अपेक्षा थी शायद उतनी सहायता नहीं मिली थी। इसलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक अलगाव का भाव भी यूएसए से देख रहा था। लेकिन पाकिस्तान चीन के बड़ा करीब आ गया था, विशेषकर 1962 के वॉर के बाद। और 1963 में जनरल अयूब खान के साथ उसकी बैठक भी हुई थी, जो चीन के हुक्मरान थे उसका, और माओ सेतुंग वहां का लीडर था। और उन दोनों के बीच जो सीमा लेन देन है वह भी हो चुका था। कश्मीर में भी आपको पता है कि जो पीओके का कुछ पार्ट भी चाइना को उन्होंने एक तरह से एडजस्ट किया था वहां। तो इस कारण से चाइना से उसकी बहुत अच्छी और प्रगाढ़ मित्रता हो गई थी। यूएसए शुरू में पाकिस्तान की तरफ बहुत नहीं झुक रहा था, लेकिन तभी एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में
हेनरी किसिंगर का उद्भव हुआ। हार्वर्ड से था, वेल क्वालिफाइड पर्सन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मास्टर था, कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट में विश्वास करता था। तभी इंटरनेशनल स्केल में एक महत्वपूर्ण चेंज हुआ। चेंज यह हुआ कि उधर सोवियत रूस के ग्रुप में कहीं ना कहीं फूट पड़ने लगी। एक तो चेकोस्लोवाकिया से सोवियत रूस का बिलगाव हुआ 1968 में, वो तो एक अलग मुद्दा था। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा था कि 1969 में सोवियत रूस और चाइना के बीच बॉर्डर क्लैश हो गया, सीमा विवाद शुरू हो गया और चीन और सोवियत रूस में विवाद हुआ। तो हेनरी किसिंगर महोदय इसका पूरा लाभ उठाना चाहते थे और हेनरी किसिंगर महोदय ने चुपके चुपके चीन से वार्ता शुरू कर दी और कहीं ना कहीं जुलाई 1971 में उसकी यात्रा चाइना में हुई और फिर निक्सन ने भी उसने चीन और हेनरी किसिंगर ने दोनों के बीच एक मीडिएटर का रोल प्ले किया। निक्सन की भी चाइना से डायरेक्ट वार्ता हुई, जो प्रेसिडेंट निक्सन था। इस तरह एक तरह से चाइना और अमेरिका का अलायंस बनने लगा और इन दोनों अलायंस का पाकिस्तान को समर्थन देने की संभावना थी। अब इंडिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी आप समझ सकते हो। इंडिया तो अब तक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की बात कर रहा था, लेकिन तब कहीं ना कहीं इंडिया ने ही बड़ा ठोस निर्णय लिया और उसी समय 9 जुलाई या 9 अगस्त 1971 को इंडिया और रूस के बीच 20 वर्षों के मैत्री और सहयोग की संधि हुई। द 20 years लॉन्ग ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। उसमें कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ संकेत भी था मिलिट्री कोलैबोरेशन का। डायरेक्ट नहीं था, लेकिन यह था कि अगर दोनों पर कोई तीसरा देश सैनिक दबाव बनाता है तो दोनों आपस में सहमति बनाएंगे, विचार विमर्श करेंगे और इस समस्या का निराकरण ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। तो इसका मतलब है कि इंडिया के साथ अब सोवियत रूस हो लिया, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा असेट था। चाइना और अमेरिका निकट आ गया। अब इतनी सारी कुछ हो गई। इधर शरणार्थियों की बढ़ती हुई बाढ़ से इंडिया को ऐसा लग रहा था कि हमें कुछ करना होगा, अब हम शांत नहीं बैठ सकते। लेकिन इंदिरा गांधी इसमें बड़ा फूक फूक कर कदम दे रही थी। हालांकि जनरल मानेकशॉ इस तो 1971 के वॉर में इतने लोगों का इतनी तरह से इंटरव्यू आए हैं कि सतह तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो जनरल मानेकशॉ कहीं कहीं उन्होंने कुछ जो कहा है उसमें थोड़ा सा हाइपरबोलिक इन्फ्लुएंस भी माना जाता है। कुछ उन्होंने जरूरत से ज्यादा कहीं स्टेटमेंट दे दिया है। जैसे वो एक जगह बताती थी कि श्रीमती गांधी अविलंब एक्शन चाहती थी, लेकिन हमने रोका और हमने यहाँ तक उनको चेतावनी दी कि फिर हम रिजाइन कर देंगे। लेकिन यह सब कुछ ज्यादा लगता है। सच्चाई यह है कि इंदिरा गांधी भी बहुत फूक फूक कर कदम उठा रही थी। पहली बात तो उसने यह तय कर लिया था कि नहीं, हमको डायरेक्ट तब तक एक्शन नहीं लेना है जब तक परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हो जाएगी, क्योंकि बरसात के दिनों में जो रेनी सीजन है उसमें वह कोई भी कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ अवॉइड कर रही थी। उसको लग रहा था कि ईस्ट की तरफ जितनी भी नदियां और तालाब होंगे और जितने वहाँ पर पानी का बहुत वाटर फ्लो होगा और जो वाटर इनंडेशन के कारण और दलदली भूमि के कारण सेना को यहाँ से मार्च करने में परेशानी होगी, इसलिए बरसात के दिनों में रेनी सीजन में हमको वॉर को टालना है। दूसरा, उसने जानबूझकर चूज किए थे कि अगर यह विंटर तक खिंच जाता है तो इंडिया के हक में है, क्योंकि आप अगर मैप पर देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा मैप के ऊपर कि देखिए ये जो चाइना है, ये चाइना डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, ये असम है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश में आपको ये नेपाल है और आपको चाइना तक पहुंचने के लिए भूटान इस क्षेत्र से गुजरना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे दर्रे हैं हिमालय के। तो चाइना अगर मदद भी करना चाहता, जैसा उसने पाकिस्तान को आश्वासन दिया था, तो उसके लिए उसको दर्रों को पार करके आना होता और जो विंटर सीजन है, शरद ऋतु, उसमें वो सारे दर्रे बर्फ से भर जाते थे। उसमें उनको अब परेशानी हो जाती कि अपनी सेना को इधर से कैसे लाएं। तो उसी तिथि को यानी विंटर सीजन इंडिया के लिए काफी सूट करता था। फिर उसने इंटरनेशनल स्केल पर एक लंबी कैंपेनिंग की। के नेटवर्क से भी काफी एक्टिव रहे और चारों तरफ उस समय एक्सपर्ट्स के रूप में भेजा गया और यह बात तय हुई कि दुनिया भर के जो हुक्मरान हैं उनको इंडिया के पाकिस्तान की परिस्थितियों से अवगत कराया गया कि एक तरह से एथनिक क्लींसिंग बांग्लादेश में चल रही है और इंडिया में शरणार्थियों की बाढ़ आ रही है। या तो पाकिस्तान इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन करे, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इस पर कोई कदम उठाए, नहीं तो इंडिया को कुछ करना होगा।
एक तरह से इंडिया ने एक तरह से पूरे वर्ल्ड ग्लोबल जो पब्लिक ओपिनियन है उसको अपने पक्ष में कर लिया था इस मुद्दे पर कि पाकिस्तान के हुक्मरान ईस्ट बंगाल में यानी ईस्ट पाकिस्तान में जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की और जो मूलभूत मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। अब इतनी ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वहां से जनरल याहिया खान ने सोचा कि अब माकूल समय है कि हम इंडिया पर अटैक कर दें। अब जनरल याहिया खान का गेम प्लान यह था कि अचानक से इंडिया पर हम अटैक करेंगे तो इंडिया संभल नहीं पाएगा। एक स्ट्रेटेजी उसकी यह थी। दूसरी स्ट्रेटेजी यह थी अगर हम इंडिया पर अटैक करेंगे तो यूएनओ इसमें इंटरवेन कर देगा और यूएनओ का जिस समय इंटरवेंशन होगा उसमें सीज फायर हो जाएगा, वॉर रुक जाएगा और हमारा पूर्वी पाकिस्तान बच जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखकर उसने 3 दिसंबर को अचानक 3 दिसंबर 1971 को अचानक से भारत का जो पश्चिमी बॉर्डर है उस साइड से उसने यहाँ के इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स पर हमला किया। उसकी योजना थी कि उसके 3 महत्वपूर्ण एयरपोर्ट को हम ध्वस्त कर दें। लेकिन इंडिया की भी खुफिया विभाग ने पहले ही सूचना दे रखी थी, यहाँ का इंटेलिजेंस भी उसमें एक्टिव था और उसने पहले ही अपने इंपॉर्टेंट जो एयरक्राफ्ट है उसको अंडरग्राउंड कर रखा था इंडिया ने, ताकि जो अटैक हो तो उसे सुरक्षित रहे। और वास्तव में अटैक हुआ परंतु इंडिया को क्षति नहीं हुई और इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। वो तो चाह रहा था कि हम आक्रमणकारी हम ना बने, पाकिस्तान बने, जो हो गया। और फिर 4 दिसंबर को इंडिया ने पाकिस्तान के इसमें युद्ध की घोषणा भी कर दी और पाकिस्तान को और बांग्लादेश को मान्यता दे दी। बांग्लादेश तो मार्च में ही अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर चुका था, तो उसने स्वतंत्र बांग्लादेश को मान्यता दे दी। और तब इंडियन आर्मी, अब इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या थी कि उसने पश्चिम से पाकिस्तान के बॉर्डर को रोक के रखा कि इधर से पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह इधर उलझ जाए और तब अपनी आर्मी को उसने पूर्वी पाकिस्तान की तरफ भेजा कि अब पूर्वी पाकिस्तान सेपरेट करके और यहीं पर पाकिस्तान को धर दबोचना है। जीएस अरोड़ा मिलिट्री जनरल थे, उन्होंने काफी वीरता और काफी शौर्यपूर्ण कार्रवाई दिखाई और यहीं पर पाकिस्तान के आर्मी को धर दबोचा। पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान पहले से ही व्यस्त कर दिया इंडिया ने और तब अंत में वही 11 दिन में फतह हुआ था। अब इंडिया के फेवर में एक बात यह जा रही थी कि सोवियत रूस का वीटो इंडिया के पक्ष में था। 2 बार अमेरिका ने यूएनओ में मुद्दा लाया सीज फायर का, अगर सीज फायर अगर हो जाता तो पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र नहीं होता। आप 9 दिन में सोवियत रूस ने 3 बार वीटो लगाए, 3 बार, 3 टाइम्स। 11 दिनों तक वॉर चला और अंत में वही हुआ। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने बांग्लादेश में यानी पूर्वी पाकिस्तान में समर्पण कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो जब मुजीबुर रहमान जेल से निकाले गए 12 जनवरी 1972 को स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रधान के रूप में उनको स्वीकृति मिल गई और इस तरह से 16 दिसंबर 1971 को जिस बांग्लादेश का सृजन हुआ उसमें 3 फैक्टर काम कर रहे थे। एक तो उसकी पैदाइशी में पाकिस्तान के जन्म जो क्रिएशन था उसमें गड़बड़ी थी, दूसरी पाकिस्तान के हुक्मरानों की पॉलिसी में गड़बड़ी थी और तीसरा था कंटीजेंट फैक्टर का मतलब है आकस्मिक कारक, जिसने बांग्लादेश को सृजन करने में सहायता दी। तो आज माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं यही रुकता हूं। मेरा काम उसके पूरे तीनों स्ट्रक्चर को बताना था। ये मेरा क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज का लेक्चर है। मैं प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज और क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज को लेकर समय समय पर आता रहूंगा। इस बार मैं थोड़ा विलंब से आया, उसके लिए खेद है, लेकिन आगे से मैं इस बात के प्रति सावधान रहूंगा। आई विल सी यू लेटर। तो आज इतना ही रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।